हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास महामाया एजुकेशन में। देखिए, पिछली क्लास के अंतर्गत हमने एक चैप्टर लिया था मानसिक मनोविज्ञान के साथ में, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि बुद्धि क्या होती है, बुद्धि। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं और जैसा कि मैंने पिछली क्लास में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम इस चैप्टर को पूरा करने वाले हैं, तो आज हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे। आप पूरा ध्यान रखिएगा यहाँ पर, और जिसके भी लिए भी आवश्यक हो, अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे डेफिनेशंस, जैसे कि हम आज सारी डेफिनेशंस को देखने वाले हैं कि जितने भी राइटर्स हैं इन्होंने कौन कौन सी डेफिनेशंस दी हैं, और कुछ सिद्धांत देखने वाले हैं जो सिद्धांत इसलिए आवश्यक होते हैं। तो आप अपना नोट पेन साथ में रख सकते हैं, नोटबुक साथ में रख सकते हैं, नोटबुक और पेन, जिससे कि आप उसको नोट कर सकें, और जो चीज़ आवश्यक हो उनको याद रखना आवश्यक है, तो आप उनको नोट करिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि बुद्धि किसको बोलते हैं, तो तर्क करने की जो क्षमता कहलाती है उसे बुद्धि कहते हैं, चिंतन करने की जो क्षमता होती है उसे बुद्धि कहते हैं, या फिर और भी बहुत सारी डेफिनेशंस, जैसे कि हमने देखा था कि जिसे ज्ञान जो होता है वो बुद्धि नहीं होती, लेकिन उस ज्ञान को जो अर्जित करना होता है वो बुद्धि कहलाती है। आप ज्ञान को कैसे अर्जित करेंगे उसके लिए बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं तो हमें बुद्धि की आवश्यकता होती है कि हम बुद्धि लगा पा रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं। हमने एक चीज़ और देखी थी कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है, जो कि थार्नडाइक और गेरिट के द्वारा बताया गया था कि एक बुद्धि कौन सी होती है, सामाजिक बुद्धि होती है, दूसरी कौन सी होती है, अमूर्त बुद्धि होती है, और तीसरी कौन सी होती है, मूर्त बुद्धि। हमने थोड़ा सा क्रम दूसरा रखा था, पहला मूर्त पढ़ा था, फिर अमूर्त पढ़ा था, और फिर सामाजिक पढ़ा था। आपको तीनों डेफिनेशन से याद होगी। हमने साथ में ये भी देखा था कि बुद्धि जो होती है उसके ऊपर वंशानुक्रम का कितना प्रभाव पड़ता है, जो जीन्स होती है हमारी उसका कितना प्रभाव पड़ता है। तो आज हम देखने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं, आप नोट करिएगा। देखिए क्या होता है कि सबसे पहली चीज़ अपन देखते हैं हमारे पास में बुद्धि एबीसी। देखिए, ये जो बुद्धि एबीसी के प्रकार बताए गए हैं ये हैब के द्वारा बताए गए हैं, और हैब ने बताया कि 3 प्रकार की बुद्धि होती है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आसानी से याद हो जाएगी। ए बुद्धि, बी बुद्धि और सी बुद्धि। बहुत सीधी सी बात है कि इनको आप ऐसे देख लीजिए कि ए बुद्धि जो होती है वो बुद्धि हमें जीन्स में मिलती है। मतलब हमें जब हम पैदा होते हैं तो हमारे वंश में जो बुद्धि चली आ रही होती है वो हमें वैसी की वैसी मिल जाती है। मतलब ये जो जीन्स में हमारे होती है, जो जेनेटिक होती है, वो बुद्धि कौन सी बुद्धि कहलाएगी, ए बुद्धि कहलाएगी। दूसरी बात करते हैं हम बी बुद्धि की। तो देखिए, जीन्स के साथ में अगर मान लिया जाए कि हम वातावरण को भी जोड़ दें, तो जीन्स और वातावरण दोनों को मिलकर जो बनती है वो बुद्धि कौन सी बुद्धि बन जाएगी, बी बुद्धि। और तीसरी एक और बुद्धि जो सी बुद्धि है, देखिए क्या होता है, सी बुद्धि थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, इसलिए भी अपने को याद हो जाएगी। सी बुद्धि मतलब क्या हुआ कि बुद्धि जो होती है वो किसी दूसरी बुद्धि को मापने के लिए अगर प्रयोग में आ जाए, बुद्धि के लिए अगर प्रयोग आ जाए, अगर आपके पास जो बुद्धि है वो दूसरी बुद्धि के लिए प्रयोग आ जाए, तो वहां पर कौन सी बुद्धि आती है, सी बुद्धि। तो ये तीनों चीजें ध्यान रखनी है हमें, बुद्धि ए, बुद्धि बी, बुद्धि सी। हम आगे भी देखेंगे हैब के अनुसार। यहाँ पर क ख, हाँ ये नाम दे रखे हैं यहाँ पर, फिर भी अभी आप ध्यान रखिएगा। कल ये एक्चुअली लास्ट क्लास में हमने जो लास्ट वीडियो देखा था उसके अंतर्गत मैंने इसको छोड़ दिया था। तो वहां पर हमारे पास में क्या होती है कि बुद्धि कितने प्रकार की, हैब के अनुसार बुद्धि की 3 प्रकार की, बुद्धि ए, बुद्धि बी और बुद्धि सी। ए वो जो हमारे पास में पहले से हैं, बी वो जो हमारे पास है प्लस वातावरण से जो हमें मिलती है, और सी कौन सी हुई, सी वो हुई जो बुद्धि से बुद्धि के लिए, बुद्धि से बुद्धि को मापने की जो प्रक्रिया होती है, वहाँ जो बुद्धि की आवश्यकता होती है वो बुद्धि सी हुई। तो आप ये तीनों पॉइंट नोट करिएगा। आगे देखते हैं हम। देखिए क्या होता है कि हमारे पास में बुद्धि के जो सिद्धांत आते हैं, उन सिद्धांत की तरफ आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि सिद्धांत कितने प्रकार के होते हैं। जैसे हमने ये जो सिद्धांत देखे हैं, इसमें सिद्धांत के लिए अप्रोचेस होती है ना। 2 प्रकार की अप्रोच होती है। एक होती है कारकी सिद्धांत। देखिए, जो सिद्धांत की जो अप्रोच होती है 2, उसमें पहली कारकी सिद्धांत आती है, और दूसरी जो हम यूज करते हैं, जो हम प्रक्रिया प्रधान जिसको बोलते हैं, या प्रोसेस के अनुसार जो चलती है वो। तो एक कारकी और दूसरी कौन सी हुई, प्रक्रिया। थोड़ी सी मैंने स्पीड इसलिए भी बढ़ा रखी है कि हमें एक अच्छा सा टॉपिक क्लियर करना है, कवर करना है इसको, तो कम समय में इसको कैसे आसानी से कंप्लीट किया जा सकता है, इसके लिए हम थोड़ा सा स्पीड यूज कर रहे हैं। सिद्धांत जो होते हैं उसमें पहले कौन सी हुई, कारकी सिद्धांत होते हैं, दूसरे प्रक्रिया सिद्धांत। सिद्धांत कहते किसको है, तो जो बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने बुद्धि के बारे में अलग अलग बातें बताई है। वो जो अलग अलग बातें बताई है उन्हीं को सिद्धांत कहा गया। जैसे कि अभी जस्ट हमने देखा कि हैब ने बुद्धि को 3 प्रकार से बताया, बुद्धि ए, बुद्धि बी, बुद्धि सी।
ठीक इसी तरह से इन सभी लोगों ने कुछ न कुछ अलग अलग तरीके से बताया है बुद्धि के बारे में, तो वो क्या कहलाते हैं, बुद्धि के सिद्धांत कहलाते हैं, जिसमें एक कारकी सिद्धांत हुआ और दूसरा कौन सा हुआ, प्रक्रिया वाला। तो देखिए क्या होता है, इतने सारे सिद्धांतों में से हम देखेंगे कि कौन कौन से सिद्धांत ऐसे हैं जो कारकी हैं और कौन कौन से ऐसे हैं जो प्रक्रिया वाले हैं। परंतु उससे पहले हमें क्या करना है कि जिसे हम सारे सिद्धांतों को हम देखने वाले हैं, उससे पहले आपको कुछ डेफिनेशंस याद रखनी रहेगी, क्योंकि आप सीटेट का पेपर देते हो या रीट का देते हो या एमपीटेट का देते हो, तो बुद्धि से कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि ये लाइन बुद्धि के बारे में किसने कही थी। जैसे कि अगर अपन बात करें बकिंघम की, तो बकिंघम ने क्या कहा था कि सीखने की जो योग्यता होती है, हम जो सीखते हैं उसकी योग्यता, मैं यहां लिख देता हूं, सीखने की जो योग्यता होती है, सीखने की योग्यता, उसको क्या कहा जाता है, बुद्धि कहा जाता है। ऐसा किसने कहा, बकिंघम ने कहा। पॉइंट नोट करिएगा, बकिंघम के अनुसार वो बुद्धि वो होती है जो सीखने की योग्यता होती है। आ गया समझ में। दूसरा, जैसे कॉल्सनिक की बात करते हैं, तो कॉल्सनिक ने क्या कहा कि बहुत सारी योग्यताओं का समूह जब बनता है, बहुत सारी या विभिन्न योग्यताओं का समूह, विभिन्न योग्यताओं का समूह, योग्यताओं, आप चाहें तो नोट करते जाइएगा साथ का साथ, योग्यताओं का समूह क्या कहलाएगा, बुद्धि कहलाएगा। तो ऐसा किसने कहा, कॉल्सनिक ने। बकिंघम ने क्या कहा था कि सीखने की योग्यता, सीखने की जो योग्यता होगी वो क्या कहलाएगी, बुद्धि कहलाएगी। कॉल्सनिक ने क्या कहा कि विभिन्न योग्यताओं का समूह जब बनेगा, आपके पास बहुत सारी योग्यताएं हैं, उन योग्यताओं का जब समूह बनेगा तो वो समूह क्या कहलाएगा, बुद्धि कहलाएगा। तीसरा अपन देखते हैं वुडवर्थ के बारे में। तो वुडवर्थ ने क्या कहा, देखिए क्या होता है कि वुडवर्थ का कहना हम रोज करते हैं, मतलब जो हम रोज करते हैं वही वुडवर्थ ने कहा कि आप किसी भी कार्य को किस तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं, वो बुद्धि हुई। मतलब कार्य करने की विधि, आप ऐसे ध्यान रखिएगा कि वुडवर्थ के अनुसार कार्य करने की विधि, कार्य करने की विधि क्या कहलाती है, वुडवर्थ के अनुसार कार्य करने की विधि क्या कहलाएगी, बुद्धि कहलाएगी। तो 3 डेफिनेशंस हमने देखी। चौथी देखते हैं अपन टर्मन के अनुसार। टर्मन ने कहा कि देखिए, मैंने कल लास्ट क्लास में आपको बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे, जिसमें एक मूर्त बुद्धि थी, एक अमूर्त बुद्धि थी और एक और सामाजिक बुद्धि थी। मूर्त बुद्धि वो बुद्धि जो जैसे कि जिसमें कोई मैकेनिक बनता है, इंजीनियर बनता है, या फिर जिसको हम बोलते हैं जिसकी वास्तविक चीज़ें हैं उन्हीं के अनुसार बुद्धि चलाना। और अमूर्त बुद्धि को कौन सी, जिसका अस्तित्व नहीं है लेकिन कल्पनाओं में चिंतन कर करके उसको लाना। तो टर्मन के अनुसार बुद्धि किसको बोलेंगे कि अमूर्त विचारों को सोचने की जो क्षमता होती है, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, अमूर्त विचार जो होते हैं, अमूर्त विचारों को सोचने की क्षमता, सोचने की क्षमता, यहां लिख देता हूं मैं, वो क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। तो टर्मन ने क्या कहा कि अमूर्त विचार जो है ही नहीं, जिनके बारे में कुछ हमें पता नहीं है, उन सभी चीजों को करने की जो होती है वो क्या रहती है, टर्मन के अनुसार बुद्धि कहलाती है। अगला आता है अपने पास में अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने क्या कहा था, इसने अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि जो हुई वो कितने प्रकार की हुई, 4 प्रकार की। पहला क्या हुआ, सॉरी, बुद्धि जो हुई 4 प्रकार की नहीं, इन्होंने यूं कहा कि बुद्धि के लिए 4 तत्व आवश्यक है। पहला हुआ ज्ञान, आपके पास में बहुत सारा, जिसने जो 4 बताया उसमें पहला क्या हुआ, ज्ञान। दूसरा क्या हुआ, आविष्कार, आपके पास में ज्ञान भी होना चाहिए, आविष्कार भी होना, कुछ निर्देश भी होने चाहिए और कुछ फीडबैक, आलोचना जो होती है, आलोचनात्मक जो होता है, ये 4 तत्व। तो आपको यहां पे ध्यान रखिएगा कि अल्फ्रेड के अनुसार बुद्धि के 4 तत्वों का प्रयोग किया जाता है। पहला कौन सा हुआ, ज्ञान। दूसरा क्या हुआ, आविष्कार। तीसरा क्या हुआ, तीसरा हम ले लेते हैं निर्देश, थोड़ा सा हो सकता है मिटाना पड़ जाए अपने को इधर से। और चौथा क्या हुआ, आलोचना। आलोचना को आप ऐसे देखिएगा कि फीडबैक, जैसे कई बार हम फीडबैक देते हैं ना, तो वो आलोचना कहलाती है। तो 4 चीजें हुई अल्फ्रेड बिने के अनुसार। तो यहां पर हमारे पास में अल्फ्रेड बिने ने क्या कहा कि बुद्धि के लिए 4 तत्व आवश्यक हो जाते हैं, जिसके अंतर्गत पहला क्या आ जाता है, ज्ञान आ जाता है। दूसरा क्या आ जाता है, आविष्कार। तीसरा क्या आ जाता है, निर्देश। और चौथा क्या आ जाता है, आलोचना। स्टर्नबर्ग, अब हमारे दिमाग में आ रहा होगा हम इनको याद कैसे रखेंगे। देखिए क्या होता है कि जब भी कभी आप कोई डेफिनेशन पढ़ें तो विथ उसके जो डेफिनेशन देने वाला जो राइटर होता है, उस विथ राइटर अगर आप पढ़ते हैं तो आपको याद हो सकती है।
जिससे कि बकिंघम की सीखने की योग्यता, कार्लसनिक की विभिन्न योग्यताओं का समूह, वुडवर्थ का कार्य करने की विधि, डर्मन का अमूर्त विचारों को सोचना, अल्फ्रेड बिने का ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, स्टर्नबर्ग का आ जाएगा आलोचनात्मक तरीके से सीखना। स्टर्नबर्ग ने क्या कहा? स्टर्नबर्ग ने कहा कि आलोचनात्मक तरीके से सीखना, आलोचनात्मक तरीके से सोचने की जो योग्यता होगी, आलोचनात्मक तरीके से सोचना, मैं पूरा नहीं लिख पा रहा हूं, आलोचनात्मक तरीके से। आप एक काम करिएगा, इधर एक्चुअली ये मुझे ज़रूरत है अभी, क्योंकि हम ये सारे सिद्धांत देखने वाले हैं, तो अभी इनको रफ नहीं कर रहे हैं। आप इनको देखिएगा कि आप इसको डेफिनेशन को पूरा लिख लीजिएगा कि विधि क्या हो जाएगी, ये बुद्धि क्या हो जाएगी, कि स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि हो जाएगी कि आलोचनात्मक तरीके से जो हम सीखते हैं या सोचते हैं, वो कौन सी होती है, सोचते हैं, वो स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि हो जाएगी। अगला आता है हमारे पास में थर्स्टन। थर्स्टन की बात करते हैं कि थर्स्टन ने क्या कहा था, तो उसने कहा था कि विभिन्न विचार अपने जो होते हैं, मेरे बहुत सारे विचार हैं, उन विभिन्न विचारों और वस्तुओं के बीच में जो रिलेशन बैठता है, विचार और वस्तुओं के बीच में जो जटिल संबंध बैठता है, वस्तु यहां लिख देता हूं मैं, एवं विचार, इन दोनों का जो संबंध होता है, संबंध बैठता है कि आपने कोई वस्तु देखी और आपके मन में क्या विचार आए, वो चीज किसके द्वारा होते है, थर्स्टन के अनुसार। वो वाली थर्स्टन की डेफिनेशन होगी कि वो बुद्धि है। जैसे कि मान लीजिए आपने बोर्ड देखा, आपके मन में कोई विचार आया, तो वो विचार जो आया वो क्या हो गया, वस्तु एवं विचारों के बीच में जो संबंध बैठता है वो क्या हो जाता है, बुद्धि कहलाती है। अगला आता है हमारे पास में वेशलर। वेशलर को वैक्सलर के नाम से भी जाना जाता है, आप ध्यान रख लीजिएगा, वैक्सलर। वेशलर जो होता है वो उसके अनुसार क्या हो जाता है कि जिसे आप एक एग्जांपल ऐसे देखिए कि आप ऑटो में जा रहे हैं, या आप बाइक लेके जा रहे हैं और एक ऑटो वाला सामने से आया, या कोई भी व्यक्ति सामने से आया, बस वाला या ट्रक वाला, कोई भी, या कोई दूसरी बाइक वाला भी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक्सीडेंट होने जैसे चांस बनते हैं, पर एक्सीडेंट हुआ नहीं होता है, सही है। अब उस कंडीशन में क्या होता है कि हम बच के निकलते हैं। 90% केस में हमारा ये रहता है कि हम चुपचाप वहाँ से, भाई बच गए, निकल जाओ, तो हम तो बच जाते हैं। लेकिन कोई भी जो सामने वाला रहता है, अगर उसकी बुद्धि तेज चलती है या उसके साथ में वो सारी चीज़ें हैं, तो वो कुछ भी जवाब देता है कि अंधा है क्या, देख के नहीं चल सकता है क्या, या कोई भी ऐसा। और फिर हम क्या करते हैं, जब हम थोड़े से दूर चले जाते हैं, तब हम सोचते हैं कि हम ये जवाब बदले में दे सकते थे। नहीं आया समझ में? मतलब क्या होता है कि सार्वजनिक क्षमता जब हमारे पास में आती है, सार्वजनिक क्षमता के रूप में जो बुद्धि हमारे पास में आती है, सार्वजनिक क्षमता, मतलब बुद्धि क्या हुई, वेशलर के अनुसार बुद्धि सार्वजनिक क्षमता हुई। हमारी जो सार्वजनिक क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। तो वेशलर की डेफिनेशन हमको ध्यान रखनी है कि सार्वजनिक क्षमता जो होती है वो क्या बन जाएगी, बुद्धि बन जाएगी। अगला आता है कि डियरबॉर्न। डियरबॉर्न के अनुसार क्या हुआ कि जो हम सीख रहे हैं या जो हमें अनुभव प्राप्त है, सीखने या अनुभव से, ध्यान रखिएगा कि सीखने या अनुभव से जब हमें कोई लाभ हो, अनुभव से लाभ, तो वो क्या हो जाता है कि वो हमारी बुद्धि चलती है। जो हमने सीखा है या जो हमें एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के अनुसार अगर हमें कोई लाभ हुआ है तो वो क्या हो जाता है, बुद्धि कहलाती है। 10वीं डेफिनेशन देखते हैं अपन वुडरो के अनुसार। तो देखिए क्या होता है कि जिससे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, सभी जानते हैं, आप अगर कोई एजुकेशन शिक्षा विभाग में प्रिपरेशन करें, सीटेट, एमपीटेट या हरियाणा, यूपी या किसी भी टेट के लिए, है ना, तो जो चीज़ अभी अपन कर रहे हैं उसको बोलते हैं ज्ञान का अर्जन करना। उसको क्या बोला जाता है, ज्ञान का अर्जन करना। तो वुडरो के अनुसार बुद्धि क्या हुई, जिसके पास बुद्धि होती है वो ज्ञान का अर्जन हुआ। तो वुडरो के अनुसार बुद्धि किसको बोलते हैं, ज्ञान का अर्जन करना, वुडरो के अनुसार हुआ। अगला हमारे पास में आता है ज्ञान का अर्जन करने के लिए जो बुद्धि प्रयोग की जाती है वो क्या हुआ, बुद्धि की डेफिनेशन हुई वुडरो के अनुसार। अगले बार हमारे पास जो आता है वो आता है हेनमान। हेनमान के अंतर्गत क्या होता है कि जिसे हमारी क्षमता जो होती है वो
और हमारे पास जो ज्ञान होता है वो कई बार क्या होता है कि बहुत सारी क्षमता होने के बाद में ज्ञान की कमी हो जाती है, और कई बार क्या होता है बहुत सारा ज्ञान होने के बाद क्षमताओं की कमी हो जाती है। लेकिन जो हमारी निहित क्षमता और निहित ज्ञान, आप ऐसे देखिए कि बुद्धि जो होती है, हेनमान के अनुसार बुद्धि दो प्रकार से उपयोग में आती है, या फिर दो तत्वों के ऊपर बुद्धि निर्भर करती है। यहाँ छोटा सा लिख रहा हूं मैं कि दो तत्वों पर, पहला कौन सा हुआ, निहित क्षमता, हमारी जो क्षमता होती है वो, और निहित ज्ञान, निहित ज्ञान। ये दो तत्व जो होते हैं वो बुद्धि में आते हैं। अगला आता है हमारे पास में कि थांडाइक की बात करते हैं हम। देखिए क्या होता है कि जैसे हमने निहित क्षमता और निहित ज्ञान के बारे में भी देखा, ज्ञान का अर्जन भी हुआ। थांडाइक का जब भी नाम आता है, जिसे हम मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि थांडाइक के अनुसार बुद्धि जो होती वो कितने प्रकार से थी, 3 प्रकार से थी, है ना। यहाँ पर भी सेम चीज़ हो जाती है कि थांडाइक क्या कहता है कि बुद्धि वो होती है कि जो तथ्य होते हैं वो और जो सत्य है वो, उन दोनों के लिए जो दृष्टिकोण प्रयोग किया जाता है ना, और उस दृष्टिकोण के अनुसार कोई प्रतिक्रिया की जाती है। कि आपका यहां लिख देता हूं मैं, जो सत्य होते हैं वो, तथा ये थांडाइक का लिख रहा हूं, जो तथ्य होते हैं वो, जो एक तो सत्य होंगे ट्रूथ और दूसरा फैक्ट, इन दोनों के अनुसार जो हम प्रतिक्रिया करते हैं सिचुएशन बेस्ड, जो हमारी प्रतिक्रिया होती है वो थांडाइक के अनुसार बुद्धि हुई। मतलब थांडाइक के अनुसार बुद्धि क्या हो गई कि सत्य तथा तथ्य के दृष्टिकोण से हमारे द्वारा की जाने वाली प्रतिक्रिया बुद्धि कहलाती है। तो हमारे पास में थांडाइक भी हो गया। अगला आता है अपने पास में कॉल्विन। अगला कौन सा है, कॉल्विन की बात करते हैं। कॉल्विन ने बहुत सीधी सी बात करी है कि भाई आपका जो आसपास का जो वातावरण है, उस वातावरण के साथ आप जो सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, यहां पे पॉइंट आप ऐसे लिख लीजिएगा कि वातावरण से सामंजस्य स्थापित करना। तो वातावरण से जो सामंजस्य स्थापित हम कर लेते हैं वो हमारी बुद्धि होती है। जब हम वातावरण से सामंजस्य स्थापित नहीं करते तो क्या हो जाता है, लड़ाई होते हैं, झगड़े। जब हम नई नई प्लेस पे जाते हैं तो हो सकता है हम लोगों के साथ में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते, वो हमारा इन्वायरमेंट हुआ, और उस इन्वायरमेंट के साथ में जब हम नहीं कर पाते, सामंजस्य नहीं बिठा पाते, तो वहाँ पे हमारी बुद्धि क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। मतलब बुद्धि वो होती है कि आप वातावरण के साथ में सामंजस्य स्थापित कर पा रहे हो। अगला आता है हमारे पास में रेक। रेक के अनुसार क्या होता है कि हमारी जितनी भी मानसिक योग्यताएं हैं, उन सभी मानसिक योग्यताओं को सामान्य रूप से प्रयोग करना। रेक्स के अनुसार क्या हुआ कि मानसिक योग्यताओं को सामान्य रूप से प्रयोग करना। ये रेक्स के अनुसार। रेक्स के साथ में एक और राइटर है नाइट के नाम से, ध्यान रखिएगा, रेक्स और नाइट, ये दो राइटर हैं जिनके अनुसार क्या हुआ, बुद्धि क्या हुई कि जो हमारी पास में जितने भी हमारी मानसिक योग्यता हैं, उन सभी योग्यताओं को क्या करना है, सामान्य रूप से उनका प्रयोग करना। अब बात करते हैं हमारे पास में, अगला आता है स्टोडार्ड। स्टोडार्ड क्या कहता है, देखिए स्टोडार्ड के अनुसार क्या होती है, सबसे पहली चीज आप अमूर्तता ले आइए, जो है ही नहीं, कठिनता ले आइए, जटिलता जिसको बोलते हैं हम, वो भी ले लीजिए। मतलब इन्होंने क्या कहा कि अमूर्त चीजें, कठिन चीजें, जटिल चीजें, मितव्ययिता मतलब कोई ऐसी गलत चीजें भी होती है वो, और सामाजिकता भी ले लीजिए और मौलिकता भी ले लीजिए। सबसे पहली चीज क्या लेंगे, कठिनता ले लीजिए, जटिलता ले लीजिए, अमूर्तता ले लीजिए, मितव्ययिता ले लीजिए, सामाजिकता भी ले लीजिए और मौलिकता भी ले लीजिए। ये सब चीजें जब किसी के पास होती है, मैं लिखूं यहां पे, वैसे तो मैंने बोल दिया है, फिर भी अगर आप चाहें तो मैं लिख लेता हूं, कठिनता, जटिलता, सामाजिकता, कठिनता हो जाएगा, जटिलता हो जाएगा, मितव्ययिता, मौलिकता हो जाएगा, अमूर्तता भी आ जाएगा इसमें, और एक और चीज कौन सी आ जाएगी, मैंने बोला था अभी, सामाजिकता, लिखा नहीं मैंने उसको, सामाजिकता। ठीक है, तो ये हमको ये 15 डेफिनेशंस हैं
देखिए क्या होता है कि आप बोलेंगे सर 15 डेफिनेशंस तो बहुत होती है, बात भी सही है, 15 डेफिनेशंस तो बहुत होती है। तो देखिए क्या होता है कि आप एक एक शब्दों में इनको याद रखिए। जैसे मैंने सीधे सीधे से एक एक शब्द ही लिखे इनके लिए कि बंकिंघम के अनुसार सीखने की योग्यता, कॉल्सनिक के अनुसार विभिन्न योग्यताओं का समूह, वुडवर्थ के अनुसार कार्य करने की विधि का समूह, टर्मन के अनुसार अमूर्त विचारों का समूह, अल्फ्रेड बिने के अनुसार ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, ये 4 प्रकार के तत्व, स्टर्नबर्ग के अनुसार आलोचनात्मक तरीके से सोचना। इस तरह से अगर हम इनको ध्यान रखते हैं तो हम आसानी से इन 15 डेफिनेशंस को याद कर पाते हैं। हालांकि हो सकता है कि हमारे एग्जाम में इनमें से कोई पूछे, या हो सकता है नहीं भी पूछे, लेकिन हमें बुद्धि के बारे में जानने के लिए इन डेफिनेशंस की आवश्यकता तो होती ही है। आ गया समझ में? अब देखते हैं हमारे पास में कि चलिए अब हम इधर आ जाते हैं कि हमारे पास में जो बुद्धि के सिद्धांत होते हैं वो बुद्धि के सिद्धांत पूरी तरह से इन डेफिनेशंस को लेकर ही चलते हैं। अब बात करते हैं हम कि इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारी चीजें बताई, जैसे कि सीखने की योग्यता या कोई चीजें हमारे पास में आ जाती है वो वाली चीजें। इसमें कुछ है जैसे कि ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना, वस्तु अलग विचार अलग, है ना, और 2 तत्व, निहित क्षमता, निहित ज्ञान, 6 तत्व, कठिनता, जटिलता, मितव्ययता, मौलिकता, अमूर्तता, सामाजिकता, ऐसे ये तत्व होते हैं। ऐसे तत्वों में कारक उत्पन्न होते हैं। ऐसे तत्वों में क्या होते हैं? कारक उत्पन्न होते हैं। तो अब हम सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको एक बार ये डेफिनेशंस याद ना हो तो चलेगा, लेकिन हमने लिखे हैं लगभग 19 सिद्धांत लिखे हैं। इसके अलावा भी कोई अगर सिद्धांत होगा तो हम देखेंगे, है ना। तो हमें ये 19 सिद्धांत को तो बहुत अच्छे से याद करना ही है, कैसे भी करके। कैसे याद करेंगे ये तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। हम तरीके से पढ़ते हैं इनको। मैं आपको इन सभी का एक ओवरऑल फैक्ट बताता हूं और उस ओवरऑल फैक्ट के अनुसार हम उन सब चीजों को एक साथ याद रखेंगे। फिर आपको केवल नाम याद रखना रहेगा, बाकी सब चीजों में वो की हुई होती है। तो देखिए क्या होता है कि हमारे पास में कारक और प्रक्रिया, प्रोसेस वाला जो रहता है, प्रोसेस ओरिएंटेड जिसको बोलते हैं, और प्रोसेस ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स, और जो दूसरे होते हैं कारक के ओरिएंटेड प्रिंसिपल हो जाते हैं, वो वाली चीजें। तो देखिए यहां पर जीन पियाजे को ध्यान रखेंगे हम, और उसके बाद में केली का बहुमानसिक योग्यता वाला, और 2, और जेनसन का पदानुक्रमिक, और बर्ट एम वर्नन का पदानुक्रमिक। ये जो आ जाते हैं हमारे पास में कि जेनसन हुआ और जीन पियाजे हुआ, केली हुआ और बर्ट एम वर्नन, बर्ट को भी हटा देते हैं। ये बर्ट का तो क्या हो जाता है, कारकी सिद्धांतों में आ जाता है, परंतु जेनसन, केली और जीन पियाजे प्रक्रिया, प्रोसेस ओरिएंटेड प्रिंसिपल है। कौन से हैं? प्रोसेस ओरिएंटेड। अब प्रोसेस ओरिएंटेड क्या होता है? बाकी सभी कारकी सिद्धांत है, तो कारकी सिद्धांत क्या हुए? ये हुआ फैक्टर ओरिएंटेड और ये हुआ प्रोसेस ओरिएंटेड। तो फैक्टर्स कौन कौन से हुए? उन फैक्टर्स के अनुसार सारे सिद्धांत, 3 सिद्धांत देखे हमने जो प्रोसेस ओरिएंटेड। इनमें अगर और भी कोई प्रोसेस ओरिएंटेड मिलेगा तो वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। कब क्लियर हो जाएगा? जब आप पहली चीजें देख लीजिए कि प्रोसेस ओरिएंटेड कहते हैं किसको है और फैक्टर ओरिएंटेड कहते हैं किसको है। तो देखिए क्या, ये हैव वाला ध्यान रखिएगा, मैंने मिटा दिया यहां से, है ना। देखिए जो फैक्टर होते हैं ना, वो फैक्टर जैसे एक खंड या एक तत्व या एक कारक, द्विखंड, द्वितत्व या द्विकारक, त्रिखंड, त्रितत्व, त्रिकारक, ऐसे जो खंड होते हैं, है ना। तो जो फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स, जो आप इनको ऐसे देखिएगा कि वो फैक्टर्स जो होते हैं ना, वो एक तो जी फैक्टर और एक एस फैक्टर, ये 2 ही फैक्टर होते हैं। कौन से, कितने फैक्टर होंगे? जी और एक एस। एक होता है लास्ट स्टेज। एक कौन सा हो गया? लास्ट स्टेज, अंतिम स्तर वाला। 3 फैक्टर। अगर कभी किसी का नाम बहु में आ जाए, जैसे कि बहु कारक, त्रिआयामी में तो 3 ही होंगे, समूह कारक, है ना, और आगे चलते हैं हम, ठीक है। और इसमें और
कौन सा है, गार्डनर का बहुबुद्धि आयामी। इनमें क्या होते हैं कि एक से मतलब 3 से भी ज्यादा कारक होते हैं। इसमें क्या होते हैं, 3 से भी ज्यादा कारक होते हैं। तो 3 से भी ज्यादा कारक होते हैं, तो वो जो कारक होते हैं वो कारक पहले तो 3 हो गए, जी, एस और लास्ट स्टेज। जी को आप ऐसे देखिए, सीधा सीधा से समझिए, जनरल। जनरल मतलब हुआ सामान्य, जिसे हमारी जो बुद्धि चलती है ना, जैसे मैं हूं तो मेरी सामान्य बुद्धि चलती है। जैसे कोई स्पेशलिस्ट है तो उसके लिए स्पेशल कारक, विशिष्ट जिसको बोलते हैं। और ये इन दोनों के बीच की लास्ट स्टेज जो रहती है, जिसके अंतर्गत दोनों स्पेशल भी हो जाता है कुछ, और एक और क्या हो जाता है, विशिष्ट कारक के साथ में जनरल और विशिष्ट दोनों एक साथ जब आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, विशिष्ट लास्ट स्टेज बन जाती है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले अगर अपन देखते हैं तो हमारे पास में आता है जेनसन का पदानुक्रमिक मॉडल। नाम याद रखने सबसे बेस्ट है, अंदर क्या हो रहा है उसके वो तो हम समझ ही रहे हैं। अगर वो कभी स्लिप हो जाए दिमाग से तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर कभी ऐसा आता है कि पदानुक्रमिक मॉडल किसका है, तो पदानुक्रमिक मॉडल 3 जनों ने दिया है। पहला जेनसन, दूसरा बर्ट और वर्नन। मतलब एक तो किसका हो गया, जेनसन का, और दूसरा किसका हो गया, जेनसन का पदानुक्रमिक मॉडल, और बर्ट एवं वर्नन का भी पदानुक्रमिक मॉडल। 2 जनों का हो गया हमारे पास में, है ना। लेकिन जेनसन का ये पदानुक्रमिक मॉडल जो है ये प्रोसेस ओरिएंटेड है। कौन सा है, प्रोसेस ओरिएंटेड। जबकि बर्ट एवं वर्नन का ये वाला फैक्टर ओरिएंटेड है। तो ये हमको ध्यान रखना है, बर्ट एवं वर्नन का कौन सा हुआ, फैक्टर ओरिएंटेड हुआ, और जेनसन का पदानुक्रमिक मॉडल किसका हुआ, प्रोसेस ओरिएंटेड। उसके बीच में हमारे पास में आते हैं केरोल का त्रिस्तरीय मॉडल। केरोल का कौन सा है, त्रिस्तरीय मॉडल। 3 स्तर होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। देखिए फर्स्ट स्टेज में क्या हो जाता है कि यहां पर जनरल आ जाता है, जनरल, और ये जनरल बर्ट एंड वर्नन ने भी पहले रखा है ना। तो जनरल जी कारक यहां पे आ जाता है। मैं केवल जी लिखूं जहां पर आप समझ जाइएगा कि वो जनरल की बात कर रहे हैं। पहला स्टेज ये हो गया। बाकी अमूर्त, मूर्त या फिर कोई स्पेशल या कोई भी चीज जिसके अंतर्गत आती है वो सेकंड स्टेज हो गया। और उसके अलावा त्रिस्तरीय मतलब तीसरा स्तर, अगर कोई स्पेशली कोई नया काम होता है तो वो तीसरे स्टेज में आ जाता है। मतलब हमारे पास में क्या हुआ, जैसे जी जनरल कारक हुआ, एस में कुछ स्पेशल हो गया, जैसे कोई डॉक्टर बन गया तो डॉक्टर जनरल हुआ, और उस डॉक्टर में भी अंदर कोई स्पेशल, कोई डेंटिस्ट है या कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है या कोई और। जो हम इस वाले की बात करते हैं कि हमारे पास में जो लास्ट स्टेज बनता है वो प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक हो जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक मतलब क्या हो जाता है कि जब भी कोई आपने चीज देखी है उसी के साथ में, मतलब इन दोनों का मिक्स करके तीसरा स्टेज बन गया जिसके पास में, तो ये लास्ट स्टेज हो जाता है। तो ये कैरोल का त्रिस्तरीय मॉडल। जब भी कभी एक खंड की बात करेंगे तो अगला जैसे अपन बीने का एक खंड या एक तत्व या एक कारक या निरंकुशतावादी, तो ये 3 तरह से बीने का, अल्फ्रेड बीने नाम है इनका, है ना। तो अल्फ्रेड बीने का ये इस तरह से। तो आप इसको ऐसे देखिए, एक खंड की कहा है मतलब बुद्धि क्या है, एक ही है। तो ध्यान रखिएगा कि बीने के अनुसार बुद्धि एक है। अब उस एक बुद्धि को एक खंड कह दो, एक तत्व कह दो, या फिर एक कारक कह दो, और उसी नियम को निरंकुशतावादी नियम भी कहा जाता है। तो अल्फ्रेड बीने के अनुसार तो प्रश्न ऐसे आते हैं कि एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, किसने दिया था, अल्फ्रेड बीने ने। अगला आता है स्पीयरमैन का। तो देखिए स्पीयरमैन ने दोनों दिए, द्विखंड वाला भी स्पीयरमैन ने दिया और त्रिखंड वाला भी स्पीयरमैन ने दिया। त्रिखंड मैंने आपको अभी जस्ट बताए थे, है ना, और द्विखंड वाला भी मैंने जस्ट अभी आपको बताया। द्विखंड में एक कौन सा हुआ, जी, और दूसरा कौन सा हुआ, एस, स्पेशल वाला। एक तो कौन सा हो गया, जी हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, एस हो गया। ये 2 खंड हो गए। जी कारक के अंतर्गत क्या होता है,
चलिए तो देखिए, एक क्या हुआ, जी कारक हुआ, स्पीयरमैन का द्विखंड के अंतर्गत हम देखते हैं। तो पहला कौन सा हुआ, जी कारक हुआ, जो जनरल में आता है, सामान्य जो भी होता है वो। और दूसरा कौन सा हुआ, एस, स्पेशल जो होता है, मतलब स्पेशल कारक जो होते हैं वो वाले। तो ये स्पीयरमैन का द्विखंड हुआ, द्वितत्व हुआ। जनरल में जो हम सामान्य काम करते हैं, लेकिन स्पेशल में जस्ट मैंने आपको अभी बताया कि कोई स्पेशलिस्ट होता है किसी चीज का, तो वो स्पेशल कारक हुआ। अब हम आगे बात करते हैं कि स्पीयरमैन का त्रिखंड का। देखिए, जब इन्होंने दिया उसके 7-8 साल बाद, लगभग 1911 के समथिंग, 1904 में द्विखंड दिया था, 1911 में स्पीयरमैन ने जी और एस के अंदर, पहला कौन सा कारक, जी कारक, और दूसरा कौन सा कारक, एस कारक, इसके अंदर दो खंड तो हुए, एक जी खंड हुआ और एक एस खंड हुआ, सामान्य खंड और एक विशिष्ट खंड। इन्होंने 1911 में, या फिर आप ऐसा सीधा सीधा से ऐसे याद रखिए कि स्पीयरमैन ने ही अपने ही अंदर एक खंड और जोड़ दिया और उसका नाम दे दिया सामूहिक खंड। उसका नाम क्या दे दिया, सामूहिक खंड, जो इस स्पेशल से थोड़ा सा कम और जनरल से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब मिला जुला जो था, तो मिला जुला जो था वो वाला कि स्पीयरमैन का एक द्विखंड हो गया और जिसके अंदर दो कारक, और स्पीयरमैन का त्रिखंड जिसके अंतर्गत कितने कारक हुए, 3 कारक। तो हम देखते हैं जेनसन ने कौन सा दिया था, पदानुक्रमिक। पदानुक्रमिक दो और ने दिया, पहला एक बर्ट और दूसरा कौन सा है, वर्णन। कैरोल ने कौन सा दिया, त्रिस्तरी दिया। अल्फ्रेड बीने का एक खंड एक तत्व। स्पीयरमैन का दो खंड दो तत्व, त्रिखंड त्रितत्व, त्रिकारक दो कारक। ये सारे के यहां तक हुए, यहां तक कंप्लीट हुए। मैंने आपको जस्ट बताया था कि जब कारक 3 से ज्यादा होते हैं तो वो कौन सा हो जाता है, बहुकारक में आ जाता है। तो ये थार्नडाइक ने दिया, थार्नडाइक ने कौन सा दिया, बहुकारक दिया। तो देखिए क्या होता है, मैं इनको थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, तो मुझे जरूरत है अभी तो आपको इसको समझाने की, आप इसको कंप्लीट कर लेना। देखिए, थार्नडाइक की बात करते हैं हम, तो थार्नडाइक ने बहुकारक कौन से बताए। थार्नडाइक ने बताया कि सबसे पहले तो आप ऐसे देखिए कि अगर आप बुद्धि चला रहे हैं या किसी काम को कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप लेवल देखिए। कारक पे नहीं आया हूं मैं अभी, कारक अभी बताता हूं, पर पहले आप इस थार्नडाइक को देख लीजिए, समझ लीजिए, तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा कि पहले तो आप क्या देखिए, लेवल देखिए कि आपको किस लेवल तक उस काम को करना है। फिर आप एरिया देखिए, किस किस एरिया में उस काम को करना है, मतलब जो काम हम कर रहे हैं वो काम कहाँ कहाँ करने हैं। पहला तो आपको क्या देखना है, लेवल देखना है, और दूसरा क्या देखना है, एरिया देखना है। तीसरा आपको स्पीड देखना है, तीसरा आपको क्या देखना है, स्पीड देखना है। मतलब आप लेवल देख लीजिए किस लेवल पे, फिर एक रेंज देख लीजिए, एरिया देख लीजिए, हाँ एक रेंज भी देखना है अपने को, है ना, कि किस रेंज तक करना है। फिर उसके बाद एक क्षेत्र देख लीजिए, ये क्षेत्र हुआ एरिया, कि किस क्षेत्र में हमें वो काम को करना है, हमारी बुद्धि को चलाना है। मतलब 4 चीजें लेकर, लेवल, एरिया, रेंज, स्पीड, इन चारों चीजों को लेकर फिर इन्होंने बहुकारक सिद्धांत दिया। अब बहुकारक सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या चीजें होती, तो 6 योग्यताएं इन्होंने बताई है, वो योग्यताएं अपने को याद रखनी है। थार्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत, जिसको असत्यात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने कितनी योग्यताएं बताई है, 6। पहली योग्यता देखते हैं हम, आंकिक योग्यता। पहली योग्यता कौन सी हुई, आंकिक योग्यता। दूसरी योग्यता हुई शाब्दिक योग्यता, मतलब एक व्यक्ति के पास में आंकिक योग्यता रहे, दूसरी कौन सी रहे, शाब्दिक योग्यता रहे। तीसरी योग्यता भाषण योग्यता। चौथी योग्यता, भाषण अगर अपन दे रहे हैं या कुछ अपन कर रहे हैं तो स्मृति योग्यता, स्मृति योग्यता। मतलब 4 योग्यताएं तो ये हुई हमारी, और 2 योग्यताएं और, जिसके अंतर्गत दिशा योग्यता और तर्क योग्यता। पांच और 6। तो थार्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत के अंतर्गत क्या हो गया, हमें 4 योग्यताओं को ध्यान रखना है। पहला आंकिक योग्यता, दूसरी शाब्दिक योग्यता, तीसरी भाषण योग्यता, चौथी स्मृति योग्यता, दिशा योग्यता और तर्क योग्यता। मतलब बहुकारक बुद्धि के अंतर्गत एक व्यक्ति के पास में इतनी अलग अलग प्रकार की योग्यता होती है। उसको मैथ्स का पूरा नॉलेज होता है, उसका लैंग्वेज का पूरा नॉलेज होता है, वो तर्क कर सकता है, पर्टिकुलर किस डायरेक्शन में, किस दिशा में उसको सोचना है, क्या करना है वो हो सकता है, उसकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है और वो स्पीच बहुत अच्छे से दे सकता है। तो
थार्नडाइक ने कौन सा दिया? बहुकारक। स्पीयरमैन ने एक तत्व या एक कारक, द्वितत्व द्विकारक, और थार्नडाइक ने कौन सा दे दिया फिर उसके बाद? सॉरी, एक तत्व किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने, एक कारक। द्वितत्व और द्विकारक वाला, त्रितत्व और त्रिकारक स्पीयरमैन ने, और बहुकारक किसने दिया है? थार्नडाइक ने। अब आगे देखते हैं हमारे पास में समूह कारक, सॉरी मैं लिखना भूल गया, समूह कारक है थर्स्टन का। ये किसका है? वापस लिख देता हूं मैं, थर्स्टन का समूह कारक। थर्स्टन का कौन सा हो जाएगा? समूह कारक हो जाएगा। मतलब देखिए ये चार चीजें तो इसमें से हटा देते हैं हम। किसमें से? यहां पर बहुकारक के अंदर, थार्नडाइक के बहुकारक के अंतर्गत जो चीजें हमारी है, इसके साथ में हम एक चीज और जोड़ देते हैं। 6 चीजें तो हैं लेकिन 7 चीजें कर देते हैं इसको। आंकिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, दिशा, तर्क, भाषण, स्मृति, और एक और चीज अगर मैं जोड़ दूं, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगी? थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत हो जाएगा। वो थर्स्टन का कौन सा हो जाएगा? समूह कारक सिद्धांत हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास में थार्नडाइक का बहुकारक हुआ जिसके अंतर्गत 6 योग्यताएं थी, और स्पीयरमैन का समूह कारक हुआ जिसके अंतर्गत कितनी योग्यताएं हो जाएगी? 7 योग्यताएं हो जाएगी। तो ये दोनों भी अपने को याद रखने, क्योंकि मैं अभी वापस आपसे ये सारी चीजें पूछूंगा कि किसने कौन सा दिया था। जैसे कि एक तत्व किसने दिया, द्वितत्व किसने दिया, त्रितत्व किसने दिया, बहुतत्व किसने दिया, समूह तत्व वाला किसने दिया। अगला आता है हमारे पास में 3 आयाम, प्रक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन। गिलफर्ड का त्रिविमी जिसको बोलते हैं, या त्रिआयामी या 3 दिशाओं में चलने वाला जो है, तो त्रिआयामी जो है वो एक है प्रक्रिया, जो संक्रिया भी जिसको बोलते हैं। तो गिलफर्ड के अनुसार पहला हम किस प्रक्रिया में सोच पा रहे हैं, दूसरा किस विषय वस्तु के ऊपर पूरी बुद्धि लगा पा रहे, ये बुद्धि के सिद्धांत है ना। तो दूसरा कौन सा हो गया? किस विषय वस्तु के ऊपर हम बुद्धि लगा पा रहे हैं, और तीसरा कौन सा हो गया? उत्पादन, मतलब हम उस बुद्धि के द्वारा कितना कैसा उत्पादन कर पा रहे हैं, वो इसमें आ जाता है। क्लियर? तो यहां पर हमारे 9 सिद्धांत पूरे हुए। हम आगे शुरुआत करते हैं थार्नडाइक का मात्रा का सिद्धांत से। ठीक, चलिए देखते हैं थार्नडाइक का मात्रा का सिद्धांत। अभी हमने 9 सिद्धांत देखे हैं, अभी हम 10वें सिद्धांत के पास में आते हैं। तो अच्छा बताइए, द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। त्रितत्व किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। एक तत्व किसने दिया था? बताइए, अल्फ्रेड बिने ने। बहुतत्व किसने दिया था? समूह कारक किसने दिया था? ऐसे बीच बीच में आप याद रखते रहेंगे तो वो हो जाएगा। थार्नडाइक ने कौन सा दिया? मात्रा का सिद्धांत। थार्नडाइक के अनुसार मात्रा का सिद्धांत मतलब क्या होता है कि जो हमारे स्नायु तंत्र होते हैं, जो हमारे स्नायु तंत्र होते हैं, उन स्नायु तंत्र की मात्रा के अनुसार, जो हमारे स्नायु तंत्र होते हैं, उन स्नायु तंत्र की मात्रा के अनुसार हमारी बुद्धि का विकास होता है ना। उन तंतुओं की, स्नायु तंत्र की जो तंतु होते हैं, उन तंतुओं की मात्रा के अनुसार हमारी बुद्धि का निर्माण होता है। अगला है थार्नडाइक के बाद अगला आता है कि जिसको बोलते हैं अपन थॉमसन का प्रतिमान सिद्धांत। थॉमसन के प्रतिमान का जो होता है कि जो हमारे मस्तिष्क की जितनी भी सारी चीजें चल रही है, दोनों ही मिलते जुलते हैं, है ना। तो जो हमारी मस्तिष्क की जितनी भी सारी चीजें हैं, वो सभी चीजें क्या कहलाएगी? बुद्धि कहलाएगी। तो यहां पर थॉमसन का प्रतिमान सिद्धांत जो रहता है वो क्या कहलाता है कि हमारे सोचने की जो मात्रा बनती है, ये भी मात्रा में आता है, लेकिन ये स्नायु तंत्र की, ये हमारे दिमाग की मात्राओं के साथ में आता है। तो ध्यान रखना है हमें, ये याद रहे न रहे, ये ध्यान रखना है कि थार्नडाइक का मात्रा का सिद्धांत है, और उसी मात्रा की बात हमने थॉमसन के प्रतिमान सिद्धांत में भी की थी। अगला आता है केटल का तरल और ठोस बुद्धि। ये भी सही है, ये भी ध्यान रखना है, तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि। देखिए, तरल बुद्धि जो होती है वो हमारे जीन्स में होती है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक जी कारक होता है, एक एस कारक होता है। जनरल कारक हमें प्राप्त होते हैं जन्म से ही, और स्पेशल कारक जो होते हैं वो हमें अर्जित करने होते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर भी, तरल एवं ठोस बुद्धि जो होती है, जिसको हम धारा प्रवाह भी बोलते हैं, ये 2 प्रकार की होती है। एक तरल बुद्धि वो बुद्धि होती है जो हमारे पास में जन्म से होती है, और ठोस बुद्धि वो होती है जो हमें अर्जित करनी होती है।
स्पेशल चीज़ें जो होती है वो अर्जित करनी होती है, जनरल तो सबके पास में होती ही है। तो यहाँ पर तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? केटल ने दिया था। तो आपको ध्यान रखना है कि तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? केटल ने दिया। अगला आता है हेब का। मैंने आपको बताया था हेब के अनुसार, हमारे इस वीडियो की शुरुआत भी हमने वहीं से करी थी, हेब का ABC, ये वही है। हेब का ABC, ए के अनुसार क्या होती है कि बुद्धि अनुवांशिक होती है, बी के अनुसार क्या होती है कि बुद्धि अनुवांशिक भी होती है और वातावरण से भी, मतलब अनुवांशिकता और वातावरण का सामंजस्य। तो केटल ने कौन सा दिया? तरल एवं ठोस, और हेब ने कौन सा दिया? बुद्धि क और ख। तो याद रखिएगा, थार्नडाइक का मात्रा का सिद्धांत, थॉमसन का प्रतिमान का सिद्धांत, केटल का तरल और ठोस, हेब का क और ख। अगला आता है केली की बहुमानसिक योग्यताओं का। इन्होंने 9 योग्यताएं बताई है कि व्यक्ति के अंतर्गत 9 योग्यताएं। अभी मैंने आपको 7 बताई थी, परंतु उसमें से 5 तो वो की वही आ जाती है जो स्पेशल होती है। 9 तो याद रखनी नहीं है। आप तो क्या ध्यान रखेंगे? आंकिक योग्यताओं, बहुमानसिक योग्यता जो होती है ना, कि आंकिक योग्यताएं जो होती है वो, शाब्दिक योग्यताएं जो होती है वो, अनुभव से जो हमें याद रहा वो स्मरण वाला, स्मृति वाला, भाषण योग्यताएं। तो केली ने 9 कुल कितनी योग्यताएं बताई थी? 9, है ना। उन 9 योग्यताओं में से जो विशेष थी वो कितनी है? 5 योग्यताएं। और वो कौन कौन सी हो जाएगी? एक हो जाएगी तर्क वाली, एक स्मृति वाली आ जाएगी, एक शाब्दिक आ जाएगी, एक आंकिक आ जाएगी, और एक कौन सी आ जाएगी? दिशा। शब्द, अंक, तार्किक और स्मृति, और एक दिशा वाली। तो यहां पर केली के अनुसार बहुमानसिकता में कितनी योग्यताएं बताई गई? 9। थार्नडाइक का मात्रा का सिद्धांत, थॉमसन का प्रतिमान का, केटल का तरल ठोस, हेब का क ख, केली का बहुमानसिकता, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जब हम अधिगम पढ़ेंगे तो इस वाले को हम वहां और क्लियर कर लेंगे, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है। यहां तक आ गया आपको समझ में? चलिए तो आगे देखते हैं हमारे पास में स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र का सिद्धांत। देखिए 3 शब्द जहां पर भी आते हैं, त्रि आता है तो हमारे दिमाग में कौन कौन सी आ जाती है? 3 चीजें आ जाती है कि एक जनरल होगा, एक स्पेशल होगा, एक सामूहिक होगा, समूह वाला हो जाएगा। लेकिन जो हमारे पास में स्टर्नबर्ग ने 3 कारक बताए, इन्होंने क्या किया है कि देखिए स्टर्नबर्ग ने क्या कहा? स्टर्नबर्ग ने कहा कि एक 3 तंत्र बताया इन्होंने। पहला कौन सा बताया? विश्लेषणात्मक तंत्र। दूसरा कौन सा बताया इन्होंने? सृजनात्मक तंत्र। और तीसरा इन्होंने क्या बताया? व्यावहारिक तंत्र जो होता है, उस व्यावहारिक तंत्र को। मतलब स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र या सूचना संसाधन जो है उसके लिए 3 तरह से, विश्लेषणात्मक, दूसरा है सृजनात्मक तंत्र, और तीसरा है व्यावहारिक तंत्र। मतलब स्टर्नबर्ग के अनुसार 3 तंत्र कौन कौन से हो गए? इस तरह से। तो हमारे पास में यहां पर 16 डेफिनेशंस पूरी हो जाती है। अब हमारे पास में बचती है ब्लूम का आश्चर्यजनक सिद्धांत और जॉनसन का इकाई सिद्धांत, गॉर्डनर का बहुआयामी सिद्धांत। तो हम देखते हैं ब्लूम के आश्चर्यजनक सिद्धांत से शुरुआत करते हैं। तो देखिए ब्लूम ने बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है। इन्होंने कहा है कि बुद्धि है ही नहीं, मतलब बुद्धि कोई चीज है ही नहीं, सीधा सच। तो ध्यान रखिएगा, आश्चर्यजनक इसीलिए भी है क्योंकि सब तो इतनी सारी चीजें बता रहे, लेकिन ब्लूम क्या कह रहे हैं कि बुद्धि है ही नहीं, बुद्धि जैसी कोई तत्व है ही नहीं मनुष्य के शरीर में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आश्चर्यजनक मतलब इनका कहना क्या था कि शरीर के अंदर अगर कभी प्रश्न ऐसा आ जाए कि किसने कहा था कि हमारे अंदर बुद्धि नामक कोई तत्व होता ही नहीं है, तो वो किसने कहा था? ब्लूम ने कहा था। अगला आता है, इसने क्या कहा था? बुद्धि नहीं है। उसके बाद जॉनसन ने क्या कहा था? जॉनसन ने कहा था कि दोनों ने कुछ अलग चीजें बताई। इन्होंने कहा कि सभी इंसानों के पास में जो बुद्धि होती है सभी समस्याओं को सॉल्व करने की इकाई होती है। मतलब सभी समस्याओं को सॉल्व करना हो, समस्याओं को हल करने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है वो एक ही बुद्धि होती है, वो इकाई बुद्धि होती है। तो ब्लूम ने तो कहा कि बुद्धि है ही नहीं, और जॉनसन ने क्या कहा कि
सभी समस्याओं को हल करने के लिए एक ही बुद्धि की जरूरत होती है। अब हम एक अंतिम डेफिनेशन और देखते हैं, गार्डनर का बहुआयामी या बहुबुद्धि सिद्धांत। तो उससे पहले आप मेरे को ये बताइए कि बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? नहीं आ रहा याद? चलिए कोई बात नहीं। समूह कारक किसने दिया था? अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको अभी इसका जो क्वेश्चन मैंने पूछा इसका आंसर नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को वापस देख के एक बार और नोट करिए और याद रखिएगा बहुआयामी और बहुकारक और बहु समूह कारक के सिद्धांत किसने दिए थे। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा गार्डनर का जो बहुबुद्धि है ये थोड़ा सा बड़ा है। मैं इसको साफ करके एक बार शुरू से बता देता हूं आपको। गार्डनर का बहुबुद्धि या बहुआयामी, चलिए देखिए क्या होता है कि हावर्ड गार्डनर इनका जो सिद्धांत है उसको बोलते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत या फिर बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत। अभी हमने एक देखा था त्रिआयामी वाला जिसके 3 आयाम थे, यहां बहुबुद्धि या बहुआयामी सिद्धांत आता है। तो देखिए बहुआयामी या बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत अपन देखते हैं तो कौन कौन से सिद्धांत आते हैं या बहुबुद्धि कौन कौन सी होती है। तो पहली बुद्धि याद रखिएगा कि इन्होंने कहा कि तार्किक बुद्धि जो होती है, किसी भी पर्सन के पास में एक तार्किक बुद्धि अवश्य होती है। मतलब तार्किक बुद्धि वो बुद्धि होती है कि जब व्यक्ति किसी से तर्क कर सकता है, तो ऐसी बुद्धि सभी व्यक्तियों के पास में पाई जाती है। दूसरी, तर्क करते वक्त वो कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहा है, उस भाषा के लिए बुद्धि, मतलब हमारी जो भाषा हम प्रयोग कर रहे हैं उस भाषा के लिए जिस बुद्धि की जरूरत पड़ती है वो बुद्धि कौन सी हुई? भाषाई बुद्धि हुई। फिर तीसरी चीज होती है संगीत के लिए। अब गाने की योग्यता भी होती है किसी में, तो संगीत वाली बुद्धि हो जाएगी। चौथी, आप देखिए संगीत है तो डांस भी होगा, मतलब शारीरिक बुद्धि, शारीरिक गति वाली बुद्धि आ जाती है। अब डांस होता है, अब आगे इसको आप ऐसे भी ध्यान रखिएगा, कुछ नृत्य वगैरह के लिए बुद्धि चलती है, सभी नहीं नाच सकते, तो वो वाली चीज आ जाती है। अगली वाली जो आ जाती है वो आती है स्थानिक बुद्धि। एक और कौन सी आ जाती है? स्थानिक बुद्धि। मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर के कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ स्थानों को दिमाग में बिठाते हैं, उसके ऊपर कल्पना करते हैं, जैसे चित्रकार वगैरह, और उसको स्थान के अलग अलग कलाकारी करके उसको ले आते हैं। एक बुद्धि होती है जिसको बोलते हैं व्यक्तित्व आत्मन विधि। व्यक्तित्व आत्मन, लोग कहते हैं कि अपनी बुराई दूसरों को नजर आती है, वो होती है व्यक्तित्व अन्य। लेकिन आत्मन, अगर कोई खुद की बुद्धि लगाकर खुद के बारे में ही सोचता है तो वो क्या बन जाती है? व्यक्तित्व आत्मन बन जाती है। और जो दूसरों के बारे में होता है, बोलता है, दूसरों के बारे में बता सकता है, तो वो कौन सी हो जाती है? व्यक्तित्व अन्य। एक और होती है जिसको बोलते हैं प्राकृतिक बुद्धि। कुछ प्राकृतिक सीन वगैरह जिसके दिमाग में आते हैं, प्रकृति के बारे में कुछ अच्छी अच्छी चीजें उसके पता होती है, तो वहां बुद्धि चल पाती है, तो वो होती है प्राकृतिक बुद्धि। और एक और ध्यान रखिएगा, अस्तित्ववादी। तो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत इसको बोलते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंसेस जो रहती है, वो मल्टीपल इंटेलिजेंसेस हर एक व्यक्ति के पास में अलग अलग होती है। आप खुद देखिएगा कि आपके पास में भी बहुत सारी होगी इनमें से। तो हमारे पास में यहां पर हमने लगभग 19 सिद्धांत पढ़े हैं। अब हमारे पास में आती है बुद्धि लब्धि, IQ जिसको बोलते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एक्चुअली मैंने कहा था कि आज मैं इस टॉपिक को पूरा करने वाला हूं, पर समय भी हो गया है और आपको इतनी सारी चीज़ें याद करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, जिसके अंतर्गत मैं आपको बुद्धि लब्धि क्या होती है, बुद्धि लब्धि निकालते कैसे हैं, बुद्धि लब्धि को निकालने के लिए कौन कौन सी स्टेज पर, कौन कौन सी एज में चीज़ें होती है, वो देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।